Assalamu alaikum student. Today our topic is रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि रदरफोर्ड कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किए. अब रदरफोर्ड बेसिकली ब्रिटिश एंड न्यूजीलैंड के केमिस्ट थे और उनको 1908 के अंदर उनके काम की वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला. अब जो रदरफोर्ड थे, इनका जो बेसिक काम है वो क्या था कि इन्होंने न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल पेश किया. अब इसके अंदर क्या किया कि इन्होंने अपने जब इनका ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एटॉमिक मॉडल के ऊपर, तो इसके ऊपर इन्होंने गोल्ड फॉयल को इस्तेमाल किया. यानी एक गोल्ड फॉयल को यानी पेपर को इस्तेमाल किया या गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किया, जिसकी जो थिकनेस थी वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है 0.004 सेंटीमीटर. यानी इतनी इसकी क्या थी थिकनेस, बहुत ही कम थिकनेस इसने यूटिलाइज़ की थी, इस्तेमाल की थी. अब क्यों इतनी कम इस्तेमाल की थी? क्योंकि इसने इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करनी थी, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल. तो इसने जो गोल्ड फॉयल इस्तेमाल किया वो बहुत थिक, उसकी जो थिकनेस थी बहुत कम थी. अब जो दूसरी चीज़ इसने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये होती है स्क्रीन. इस स्क्रीन के ऊपर इसने सिल्वर कोटिंग भी की किसकी, जिंक सल्फेट की. यानी जिंक सल्फेट की इसने इसके ऊपर कोटिंग भी की. यानी इसने जो मेन चीज़ जहाँ पे इस्तेमाल की अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर वो जिंक सल्फेट की जो कोटिंग है उसको यूटिलाइज़ किया, इस्तेमाल किया इस स्क्रीन के ऊपर. अब इसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मेन चीज़ इस्तेमाल की वो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स. अब बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो हासिल होते हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से. तो अब आप पूछेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि दोज एलिमेंट्स इन प्रेडिक्टेबल विच हैव मोर देन 83 एटॉमिक मास. यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास जो है वो 83 से अबव हो, ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे रेडियम वगैरह. तो ये इसकी क्या है एग्जांपल के तौर पर. तो इसने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो किससे लिए थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से. अब कौन से रेडियो एक्टिव अल्फ़ा पार्टिकल्स इसने यूटिलाइज़ किए थे, इस्तेमाल किए थे? तो इसने जो अल्फ़ा पार्टिकल को इस्तेमाल किया था वो हीलियम के न्यूक्लियाई थे. यानी हीलियम के न्यूक्लियाई को इसने अल्फ़ा पार्टिकल के तौर पर इस्तेमाल किया था. अब इसके बाद देख लेंगे जब इसने ये एक्सपेरिमेंट पूरा किया तो इसने करना किया क्या इसमें, कि इसने ये गोल्ड फॉयल को इस्तेमाल किया और इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की इसने बौछार की. जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की इसके ऊपर बौछार की तो इसने स्क्रीन के ऊपर जो इसने स्क्रीन इस्तेमाल की थी जिंक सल्फेट की, तो इसके ऊपर इसने डिफरेंट तरह के जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उसकी ऑब्जर्वेशन की. अब इसके अंदर इसने क्या इस्तेमाल किया कि देखें, इसने जब अल्फ़ा पार्टिकल को इसके अंदर से पास थ्रू कराया तो बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल्स बगैर डिफ्लेक्ट किए पास थ्रू हो गए. यानी उनके अंदर से किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके सफ़र कर गए. अब इस तरह कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो क्या हुए कि उनके दरमियान क्या हो गई, यहाँ पे आके वो बेंड हो गए. यानी कुछ ने बेंड किया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ झुक गए थोड़े से, और कुछ ने किया मुकम्मल तौर पर वो डिफ्लेक्ट हो के वापस आ गए. तो इस तरह इसने अपने इन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश. अब अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इसने क्या किया कि इसने जब अपने अल्फ़ा पार्टिकल्स को इन गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड किया तो इसने देखा कि बहुत से पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जा रहे हैं. लेकिन कुछ फ्यू पार्टिकल इसने तकरीबन 2000 तक इसने यूज़ किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स को. तकरीबन उसके अंदर से फ्यू पार्टिकल्स होंगे जो डिफ्लेक्ट हुए थे. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसने क्या किया कि अपने कुछ रिज़ल्ट शो किए. हम इससे अगले में रिज़ल्ट. हाँ, अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने कुछ इसके ऊपर रिज़ल्ट शो किए, यानी रिज़ल्ट बताए कि क्या क्या कुछ होता है कि अब जब इस एक्सपेरिमेंट को उसने परफॉर्म किया तो उसने पहले ये बात की कि मोस्ट पार्टिकल जो थे वो पास हो गए. जब उसने उस गोल्ड फॉयल के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारा तो उसके अंदर से उसने देखा कि तकरीबन मैक्सिमम इतने जो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो वहाँ से पास थ्रू हो गए. तो इस जब पास हुए तो उससे ये हुआ कि उसको एक बात समझ लग गई कि जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा है ना वो एम्प्टी है. यानी उसमें से जो मेन थोड़ा सा हिस्सा है वो सिर्फ उसके अंदर से कोई सॉलिड चीज़ है, बाकी जो स्पेस है आपके एटम के बाहर की जगह है वो तकरीबन एम्प्टी है, यानी खाली है. अगली जो बात उसने जो दूसरा रिज़ल्ट दिया कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे. यानी कुछ पार्टिकल ऐसे थे, यानी मैं थोड़ा डायग्राम भी बना के आपको दिखाई है
किस तरह डिफ्लेक्शन होती है। तो देखिए कुछ पार्टिकल्स आ रहे थे और दरमियान में कोई ऐसी सख्त चीज़, हार्ड चीज़ थी जिससे टकराने से वो कर रहे थे, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। तो इस तरह यहाँ पे उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अब वो डिफ्लेक्शन शो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दरमियान में, एटम के दरमियान में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, और जो इनके दरमियान में है वो भी अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज से करेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसलिए कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्शन कर रहे थे। इसी डिफ्लेक्शन की वजह से इसने क्या किया कि इसने कहा कि इसके दरमियान में कोई हार्ड चीज़ है, जिसको उसने किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का, यानी उसको उसने बाद में किसका नाम दे दिया, न्यूक्लियस का। अब उन्होंने ये बात भी की जो न्यूक्लियस है वो हार्ड होता है, सख्त होता है, यानी जो न्यूक्लियस जो चीज़ अंदर मौजूद है न्यूक्लियस के एटम के अंदर सॉरी, तो वो बड़ी हार्ड है, बड़ी सख्त है। तो ये इसने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इस रिज़ल्ट पे, इस नतीजे पर पहुंचा। आगे उसने एक और बात भी की कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं आपके न्यूक्लियस के बाहर, यानी जो आपका न्यूक्लियस है उसके जो बाहर आपके ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। तो थर्ड पॉइंट उसने ये बताया। एंड लास्ट में उसने ये एक बात बताई कि जो रिज़ल्ट उसने बताया लास्ट के अंदर, तो उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन तो बाहर हैं जो न्यूक्लियस के, अब प्रोटॉन के साथ कुछ और पार्टिकल जो मौजूद हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे या न्यूक्लियस के बाहर नहीं होंगे, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जबकि अदर पार्टिकल्स हैं वो सारे न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो रदरफोर्ड का जो बेसिक मकसद था वो यही था कि आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, प्रोटॉन कहाँ मौजूद होते हैं। और उसने इस एक्सपेरिमेंट को करने की जो मेन इसकी वजह थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक जगह मौजूद कैसे हैं, यानी उसने जो मेन इसका पर्पस था, इसका मकसद था कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का वो ये जानना था किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं वो इकट्ठे टुगेदर एग्जिस्ट कैसे करते हैं, यानी उनकी एग्जिस्टेंस जो एटम के अंदर है वो कैसे होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।